मुझे देख लेना रिकॉर्डिंग का इशू। ओके फाइन। चलो शुरू करें। ठीक है जी, चलो। ठीक है, पुट कॉल रेशो, द रेशो ऑफ पुट टू द कॉल, कितने पुट के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, कितने कॉल के, बेसिकली इन दोनों के बीच रेशो है। ठीक है, अच्छा अब फिर अगर हम लास्ट जो इसमें देख रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज मनीनेस का। मनीनेस जो है, अभी हमने क्वेश्चन जो करा है ना, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है एक कॉन्सेप्ट, इसको समझ लें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये। Moneyness concept that refer to the potential profit or loss from the exercise of the option. Moneyness हमें ये बताता है कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे ऑप्शन को तो आपको पोटेंशियल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सही, प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन हमें बताता है। एन ऑप्शन में बी इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। जो टर्म्स हम यूज करते हैं कि हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जो टर्म्स यूज होती हैं उनको ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज अगर हम बात करें तो उसमें कहते हैं एन ऑप्शन में बी इन दी मनी। इन दी मनी का मतलब ये होगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। सही है, प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। आउट ऑफ द मनी इसका मतलब है आपको लॉस हो रहा है। और एट द मनी का मतलब है कि आप इक्वलेंट हो, आप चाहे तो एग्जीक्यूट करो चाहे ना करो, आप एट द मनी बराबर बराबर हो। सही है, मार्केट से लो या कॉन्ट्रैक्ट पे जाओ, आप इक्वल हो। ठीक है, अब इन तीनों को हम देख लेते हैं। इन दी मनी कब होगा? जब स्पॉट प्राइस ग्रेटर होगी, सही है, और स्ट्राइक प्राइस जो है वो कम होगी। कॉल ऑप्शन आपने लिया हुआ है, जैसे हमने एग्जांपल करी थी ना, 300 प्राइस थी और मार्केट में जो है वो 400, स्पॉट प्राइस 400 चली जाती है। अब स्पॉट प्राइस मींस कि जिस पे एट द एंड ऑफ डे डिसीजन होना है। स्ट्राइक प्राइस क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है। अब कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कम थी, मार्केट में इस वक्त प्राइस ज्यादा है, कॉल ऑप्शन भी आपको पता है प्राइस इंक्रीज कर गई तो इन दी मनी हो जाएगा। आपको सिचुएशन फेवर करती है जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज होती है, स्पॉट प्राइस इंक्रीज करती है। अब इसी तरह जब स्पॉट प्राइस कम होती है स्ट्राइक प्राइस से, तो पुट ऑप्शन की फॉर्म में आपको जो है बेनिफिट हो रहा होता है, इन द मनी होते हैं। ठीक है, आप जब भी कॉल ऑप्शन में होगे प्राइस स्पॉट प्राइस इंक्रीज करेगी तो आपको बेनिफिट होता है, और जब पुट की पोजीशन में होता है तो स्पॉट प्राइस जब डिक्रीज करती है, मार्केट की प्राइस जो है जिस पे एग्जीक्यूट होना है एंड टाइम पे, आपको फेवरेबल। तो जब भी आपको बेनिफिट हो रहा होगा आप इन द मनी होंगे। ठीक है, तो आपने उसी टर्म में बताना होगा आप इन द मनी हो, एट द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो। ठीक है, अब एट द मनी क्या होगा? जब दोनों इक्वल हो। सही है, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस इक्वल है। जैसे हमने पिछला भी केस करा था, 300 था, उस केस में आप चाहे तो एग्जीक्यूट करो चाहे ना करो, वो फिर आप पे है। ठीक है, स्पॉट प्राइस इक्वल स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, एट द मनी हो गए। आउट ऑफ द मनी कब होगा? जब आप लॉस की सिचुएशन में जा रहे होगे, जब आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो। आउट ऑफ द मनी तब होगा जब स्पॉट प्राइस कम हो जाए, स्ट्राइक प्राइस ज्यादा। आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर बाय करते हो तो आपको वो चीज महंगी पड़ रही है, मार्केट से आपको सस्ती पड़ रही थी, स्पॉट प्राइस कम है, तो आप जो है वो आउट ऑफ द मनी हो जाते हो, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। स्पॉट प्राइस के केस में जब पुट ऑप्शन के केस में जब आप प्राइस कम होनी चाहिए बेनिफिट है, तो स्पॉट प्राइस ज्यादा हो जाए तो आपको लॉस होगा। जब भी लॉस होगा तो आप आउट ऑफ दी मनी चले जाओगे। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मनीनेस क्या है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या है, या आपको क्वेश्चन भी गिवन हो तो आप इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी की टर्म में आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, ये तो हो गया हमारा ऑप्शन से रेलेवेंट जितनी भी डिस्कशन थी। फ्यूचर और फॉरवर्ड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉरवर्ड के हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करे थे, उसकी कुछ फॉरवर्ड प्राइसेस, फॉरवर्ड रेट डिस्कस करा था, उसको मैं एक दफा रिपीट कर दूंगा लास्ट में। उससे पहले हम जो है अब हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक है उसको देख लेते हैं, स्वैप्स। ठीक है, इसमें जस्ट एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, उसी तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में भी पूछा जाएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार। ठीक है, दैट वुड बी
क्वाइट इजी क्वेश्चन फॉर यू अगर आप साथ साथ समझेंगे। अब मोस्ट ऑफ दिस स्वैप हमें पता है ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होते हैं। स्वैप तब होते हैं टू काउंटर पार्टी एग्री टू इंटर इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वेयर दे एग्री टू एक्सचेंज कैश फ्लो एट द पीरियोडिक इंटरवल। आप अपने रिटर्न्स जो हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हो। अब मैं आपको सिचुएशन बता दूं स्वैप्स होता क्या है। आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और एक कंपनी में किसी और कंपनी में आपके सेकंड पर्सन ने दो डिफरेंट पर्सन ए और बी ने एक्स और वाई कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब कंपनी एक्स का जो रिटर्न है वो ए को मिलेंगे और कंपनी जो वाई के रिटर्न है वो बी पर्सन को मिलेंगे। अब आपको ए वाले को लगता है कि कंपनी एक्स के मुझे रिटर्न मिलने हैं, वो कंपनी लॉस में जा सकती है, तो मैं अभी सेल भी नहीं कर सकता, मुझे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करना पड़ेगी, मैं किसी और के साथ स्वैप कर देता हूँ, उसके रिटर्न उस कंपनी एक्स के रिटर्न जो है बी को दे देता हूँ, तो कंपनी वाई के जो रिटर्न है जो बी को मिलने थे वो रिटर्न उससे मैं ले लेता हूँ। तो आपने रिटर्न स्वैप कर लिए। इसी तरह इंटरेस्ट रेट स्वैप हो जाता है। आप दो कंपनीज हैं, उन्होंने बैंक से पैसा लिया हुआ है, एक ने लिया हुआ फिक्स रेट पे कि उसे हर साल जो है वो 10% देना ही देना है, और एक ने लिया है फ्लोटिंग रेट पे। फ्लोटिंग रेट क्या होता है कि जो डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे मार्केट में चेंजेस आएंगी इंटरेस्ट रेट पे, उसके अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट भी चेंज हो जाएगी। जी कोई क्वेश्चन है? माइक ऑफ रखिए। ठीक है। अब आप फिक्स इंटरेस्ट रेट से जाना जाता है वेरिएबल पे, लेकिन आपने जो बैंक से पैसा लिया है, आपने 10 साल के लिए पैसा लिया तो वो तो 10 साल के लिए फ्रीज हो गया, आप चेंज नहीं कर सकते, टर्म एंड कंडीशन पे मेंशन है। अब आपको लगता है कि मुझे वेरिएबल पे चला जाना चाहिए, फिक्स तो मुझे बहुत ज्यादा पड़ा है, तो आप बैंक से तो दोबारा उसको रिव्यू करवा नहीं सकते, तो आप ऐसी पार्टी को ढूंढते हो जो वेरिएबल से फिक्स पे आना चाहती है, या आप स्वैप बैंक को ढूंढते हो जो इस तरह की फैसिलिटीज देता है। स्वैप बैंक्स जो है वो इंटरमीडिएट के तौर पे वर्क करते हैं। ठीक है। जिनको फिक्स से वेरिएबल पे जाना है वो भी स्वैप बैंक के पास जाते हैं, जिनको वेरिएबल से फिक्स पे जाना है वो भी स्वैप बैंक के पास जाते हैं। स्वैप बैंक आपस में हमारे ट्रांजेक्शन करवा देगा और खुद जो है वो एक थोड़ा सा कमीशन टाइप जो है मार्जिन जो है वो डिडक्ट कर लेगा, हमारे जो भी उसका बेनिफिट हो जाएगा, हमारे यहाँ पे वो थोड़ी बहुत कॉस्ट हो जाएगी। तो इसी तरह करेंसी स्वैप हो सकती है। अब करेंसी की सूरत में आपको अगर यहाँ पे एक कंट्री डॉलर में लोन चाहिए, रुपीज में लोन चाहिए, दो डिफरेंट कंट्री, एक कंट्री यूके में काम कर रही है, लेट्स से एक कंट्री यूएसए में काम कर रही है, एक पाकिस्तान में काम कर रही है। ठीक है। अब पाकिस्तान वाली जो यूएसए की कंपनी है लेकिन वो पाकिस्तान में काम कर रही है, उसको रुपीज चाहिए। रुपीज में अगर वो लोन देती है यहाँ पे तो उसको हाई कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो है वो ज्यादा है डेट की। लेकिन अगर वो यूएसए में डॉलर में लोन लेती है तो वहाँ पे उसको कम में मिल जाएगी, लेकिन वो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट वहाँ से यहाँ भेजना, वो तमाम जो है उसकी फर्दर कॉस्ट जो है ट्रांजैक्शनल कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, वो तमाम प्रोसेस। अब एक कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी यूएसए में काम कर रही है, उसको यूएसए में डॉलर चाहिए थे, डॉलर उसको फॉरेन कंपनी है, बाहर महंगी, उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, तो पाकिस्तानी कंपनी जो है उसको यूएसए में पैसा चाहिए, वो यूएसए की कंपनी के लिए जो पाकिस्तान में काम कर रही है उसके बिहाफ पे यहाँ लोन ले लेती है, और यूएसए की कंपनी जो जिसको जो है यहाँ पे पैसा चाहिए वो पाकिस्तान के बिहाफ पे यूएसए में डॉलर, क्योंकि वो उनको डॉलर के रेट जो है वो कम पड़े हैं, तो उन दोनों ने करेंसी को स्वैप कर लिया। हम जो है जस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्वैप की मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करूंगा, और वही आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा कि कैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट फिक्स से वेरिएबल पे कैसे पार्टीज जाती हैं और बेनिफिट किस पार्टी को होता है। ठीक है। तो जब आपको लगे कि मैं फिक्स इंटरेस्ट पे हूँ या वेरिएबल पे हूँ, मुझे फ्यूचर में लॉस हो सकता है, मुझे पैसे बचाने चाहिए, तो आप स्वैप करते हो। ठीक है। अपना इंटरेस्ट रेट की कॉस्ट किसी और को दे देते हो, किसी और के इंटरेस्ट रेट की कॉस्ट खुद बेयर करना शुरू कर देते हो। तो ये बेसिकली स्वैप का कॉन्सेप्ट है। इसमें होगा क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर टाइप्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हैं और करेंसी स्वैप्स हैं, देयर आर अदर टाइप्स ऑफ स्वैप्स एज वेल। अगर हम इंटरेस्ट रेट स्वैप को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, वही जो है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूड होगा। ठीक है। A company agreed to pay predetermined fixed interest rate at a notional price of
अब नोशनल प्राइस क्या होगी कि कंपनी ए ने भी 5 लाख का लोन लिया हो और कंपनी बी ने भी 5 लाख का, 5 लाख के अगेंस्ट जो कॉस्ट है, अब 5 लाख जो है वो नोशनल अमाउंट है। अब 5 लाख को एक्सचेंज नहीं करते, उस पर जो कॉस्ट आनी है 10%, 5 लाख पे अगर 10% है तो आपको जो 50,000 कॉस्ट आनी है, उस कॉस्ट को आप एक्सचेंज करते हो एक दूसरे के साथ। नोशनल अमाउंट तो जस्ट एक प्राइस है, एक अमाउंट है जिसकी बेस पे इंटरेस्ट डिटरमिन होगा। एक्चुअल में प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको खुद ही पे करना होती है, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, नोशनल अमाउंट जो होती है, ठीक है। इस केस को हम अभी डिस्कस भी करेंगे। इन रिटर्न इट रिसीव इंटरेस्ट रेट एट अ फ्लोटिंग रेट, फिक्स वाला फ्लोटिंग पे चला जाएगा। और प्रिंसिपल इज नॉट एक्सचेंज, जो नोशनल अमाउंट होगी वो प्रिंसिपल होगी, नोशनल होगी वो एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है। एक्सचेंज क्या होगी, जो इंटरेस्ट रेट की कॉस्ट होगी, ठीक है, वो एक्सचेंज होगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो नॉर्मली लाइबर इंटरनेशनल अगर बात करें, माइबर इंडियन केस में अगर बात करें, काइबर पाकिस्तान के कराची इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, ठीक है। इसी तरह लंदन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, मुंबई इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, तो ये वो तमाम बैंक जो आपस में एक दूसरे को लोन देने के लिए जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं ना, उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं। जब वो बिजनेसेस कंपनीज को पैसा देते हैं तो लाइबर प्लस 1%, काइबर प्लस 1% या 2% हो जाता है, उससे एक्स्ट्रा पे देते हैं। विद इन बैंक लाइबर काइबर या माइबर पे दे रहे होते हैं, लेकिन जब वो किसी और हाउस होल्ड को या बिजनेसेस को लोन देते हैं तो लाइबर प्लस 1% प्लस 2% हो जाता है। तो ये होता है फ्लोटिंग रेट जो चेंज होता है, क्योंकि लाइबर चेंज होगा तो फ्लोटिंग रेट चेंज हो जाएगा। लेकिन फिक्स रेट क्या है, 10%, 12%, वो जो है फिक्स है, ठीक है। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको वो फ्लोटिंग रेट पे ऑलरेडी हैं, ठीक है, लाइबर प्लस 1% पे। उनको लगता है कि आने वाले टाइम में लाइबर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा या काइबर इंक्रीज कर जाएगा, हमें जो है इस पे नहीं रहना चाहिए, हमें फिक्स पे चले जाना चाहिए, ठीक है। वो कहेगा भाई हमें फिक्स पे जाना चाहिए तो हमें स्वैप्स यूज करने चाहिए। अब इसी तरह एक कंपनी जो फिक्स पे है उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पे कर रहा हूँ लाइबर या काइबर, अगर मैं जिस भी कंट्री में काम कर रहा हूँ वो वेरिएबल रेट, फ्लोटिंग रेट आने वाले टाइम में कम होने वाला है, उसको प्रेडिक्शंस मिलती हैं कि आने वाले टाइम में कम हो जाएगा, तो आप वेरिएबल पे चले जाओ, ठीक है। तो आप एक्चुअल में तो जो आपने ट्रांजैक्शन बैंक के साथ कर रखी है, जो स्टार्ट में आपने लोन लिया था उनके साथ तो वापस रिवर्ट तो नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन, लेकिन अब आपके पास एक और डेरिवेटिव सिक्योरिटी के तौर पे जो है वो आपके पास स्वैप जो है एक आता है, जिसमें आप इसको सिक्योर कर सकते हो, अपने आप को बेनिफिट गेन कर सकते हो आप, ठीक है जी। अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या है, उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया, और नोशनल अमाउंट क्या है, कंपनी कैसे एक्सचेंज करेंगी, वो तमाम चीजें हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर ली, ओके जी। अब होगा क्या कि इसमें कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, कंपनी ए है और कंपनी बी है, ठीक है। कंपनी ए और कंपनी बी जो है, अब कंपनी ए ने भी बैंक से लोन लिया हुआ है और बैंक ए है, और कंपनी बी ने भी एक बैंक से लोन लिया हुआ है। कितने का लोन लिया है, 5 मिलियन का। 5 मिलियन का इन्होंने लोन लिया है, 5 मिलियन का इन्होंने अपने अपने बैंक से लोन लिया हुआ है। तो नोशनल अमाउंट कितनी होगी, 5 मिलियन की, ठीक है। इन दोनों के बीच जो नोशनल अमाउंट है वो 5 मिलियन की हो गई। अब इसने जो है वो 7% पे लिया हुआ है, इसने जो है वो लाइबर प्लस 1% पे लिया हुआ है, ठीक है। अब इसका ये वेरिएबल पे है कंपनी बी, और ये जो है फिक्स पे है। अब इसका एम है वेरिएबल पे जाना, ठीक है। ये फिक्स पे है, लेकिन इसको लगता है आने वाले टाइम में जो है वो वेरिएबल जो रेट है, लाइबर का जो रेट है वो कम होने वाला है, इसको प्रोडिक्शन ये मिलती है, ठीक है। तो ये कहता है कि मुझे वेरिएबल पे जाना चाहिए क्योंकि कम हो जाएगा वेरिएबल का रेट आने वाले में। इसकी प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले टाइम में जो है वो वेरिएबल इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मैं वेरिएबल पे हूँ, फिक्स मुझे करवा लेना चाहिए, तो फिक्स पे ये जाना चाहेगा। तो इन दोनों के बीच जो है आपस में भी ट्रांजैक्शन हो सकती है व्हेन देयर इज नो स्वैप बैंक, और समहाउ सिक्योर करने के लिए ट्रांजैक्शन को स्वैप बैंक जो है अवेलेबल होते हैं, वो इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन करवाते हैं, और इन दोनों के बीच जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होगा उसकी थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो बेयर करेंगे। इसको मैं फर्दर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सिनेरियो ये होगा, ठीक है, कि कंपनी ए है, उसने लोन लिया होगा नोशनल अमाउंट
जो दोनों ने लोन सेम अमाउंट से लिया होगा तो वो नोशनल अमाउंट हो जाएगी, और दोनों एग्जीक्यूशन इसकी कैसे होगी वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। इसकी एग्जीक्यूशन में आपको बता दूं, इंटरेस्ट रेट स्वैप तक आपका जो है वो इंक्लूड होगा, करेंसी स्वैप जो है उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे, वो भी उसकी वर्किंग भी इसी तरह होगी। खैर, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा करेंसी स्वैप का, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। करेंसी स्वैप में क्या होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, ठीक है। एक कंपनी जो है उसको लोन चाहिए यूरो में और दूसरी को डॉलर में लोन चाहिए, ठीक है। इसी तरह वो अपने अपने लोन जो है वो एक्सचेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो स्वैप हुए हैं, और जो भी डिफरेंस होगा वो एक दूसरे का बेनिफिट होगा। इसमें ये है कि जैसे पाकिस्तान के केस में हमने कहा कि पाकिस्तानी कंपनी को रुपीज में सस्ते कम इंटरेस्ट रेट पे रुपीज मिल रहे होते हैं, बजाय कि फिर फॉरेन कंपनी को आकर यहाँ पे बाय करें। इसी तरह यूएसए की कंपनी को यूएसए में डॉलर सस्ते पड़ रहे होंगे, तो उनको एक जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, और जिस कंपनी को जिस चीज पे एडवांटेज होगा वो ऑब्वियस सी बात है वो फिर दोनों पार्टी में शेयर होगा, जो एडवांटेज जो है वो ये वाला एडवांटेज वो उसको बेनिफिट देगा, रुपीज लेके देगा उसको, आपको वो डॉलर लेके देगी, आपके बदले में दोनों पार्टीज का वहां पे बेनिफिट हो जाता है। खैर, करेंसी स्वैप में कुछ इस तरह की वर्किंग होती है। अब हम एक इंटरेस्ट रेट स्वैप का मैं एक क्वेश्चन आपको करवा दूं, उसी तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाएगा। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, let me share the screen with you people. So okay, give me share screen. जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, कंपनी ए और कंपनी बी लिखा हुआ? जी सर। ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में स्वैप से पूछा जाएगा, ठीक है। कंपनी ए है और कंपनी बी है हमारे पास, ठीक हो गया जी। कंपनी ए और बी कंपनी कर क्या रही है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि ये इन दोनों ने, कंपनी ए ने भी लोन लिया हुआ है। अब कंपनी ए ने माइबर प्लस 1% या काइबर, इंडियन केस में माइबर हो जाएगा, पाकिस्तान के केस में काइबर प्लस % हो जाएगा। तो इन्होंने इंडियन अगर कंपनी है, कंपनी ए, उसने लेंडर 1 से 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है। कितने का? 1 करोड़ का लोन लिया, उसको पे क्या करना पड़ा है? माइबर प्लस 2% की कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी कॉस्ट कितनी है? अब जैसे ही राइबर माइबर काइबर का वर्ड आएगा, हमें पता है कि ये कंपनी वेरिएबल पे है, ठीक है, फ्लोटिंग रेट पे है। कंपनी ए किस पे है? फ्लोटिंग रेट पे, ठीक हो गया। अब इसी तरह एक जो है वो, लेट से मैं इसी को जो है एग्जांपल को ही एक्सप्लेन आपको, मैंने जो है वो यहाँ पे जो है वो 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है। इसकी कॉस्ट जो है लेट से को जो भी होगी, हम राइबर या काइबर हम देखेंगे पहले साल में वो कितना रहता है, दूसरे साल में कितना रहेगा, तीसरे, उसकी बेस पे हम उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो डिटरमिन करेंगे। लेट से अगर वो 8% है तो 8 + 2 10, ये तो उस केस में जो है वो 10% जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो, अब लेंडर 1 से 1 करोड़ रुपया इसने जो है वो ले लिया, और उसकी कॉस्ट माइबर प्लस 2% जो है वो डिक्लेयर हो गई है, ठीक है जी। अब इसी तरह जो है हमारे पास कंपनी बी होगी। कंपनी बी जो है उसने भी कोई ना कोई लोन लिया होगा। अब कंपनी बी ने क्या किया हुआ है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंपनी बी ने जो लोन लिया हुआ है वो हमारे पास है 1 करोड़ का, लेकिन उसने लिया हुआ है फिक्स रेट पे, उसने लिया हुआ है 11% फिक्स रेट पे, ठीक है। कंपनी बी ने जो लोन लिया हुआ है वो कितने पे है? 11% पे, और वो है फिक्स, और इसने जो है वो वेरिएबल पे लिया हुआ है कंपनी ए ने। अब यहाँ तक इसी तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। लेट से हम कहते हैं कि जो माइबर या काइबर की हम बात कर रहे हैं वो अगर 8% हो
और 8 + 2 इसकी कॉस्ट हो जाएगी 10%, ठीक है। 10% ये कॉस्ट बेयर कर रहा है, ठीक हो गया। 10% कंपनी ये बेयर कर रही है, लेकिन ये 10 आगे पीछे हो सकता है क्योंकि फ्लोटिंग रेट है, ठीक है। इट डिपेंड ऑन माइबर जो भी रेट होगा उसकी बेस पे जो है वो जो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अब इस कंपनी को लगता है कि आने वाले टाइम में जो माइबर है वेरिएबल रेट है वो इंक्रीज होने वाला है, मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। और इसको लगता है कि आने वाले टाइम में जो है वो वेरिएबल या माइबर या रेट जो है वो कम होने वाला है, मैं फिक्स पे ज्यादा पे कर रहा हूँ। तो ये भी चेंज करना चाहता है, वो भी चेंज करना चाहता है। दोनों जो है उनको लगता है कि आने वाले टाइम में हमें लॉस हो सकता है, ज्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ सकती है। अब 1 करोड़ जो इन दोनों ने लोन ले रखा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर एक्सचेंज करते हैं तो ये 1 करोड़ जो है ये होगी नोशनल अमाउंट, जो 1 करोड़ इन दोनों के बीच एक्सचेंज होगा। अब इन्होंने इसको लगता है कि जो है वो जेट से इसको लगता है कि आने वाले टाइम में इंक्रीज हो जाएगा, ये 10 के बजाय मेरी कॉस्ट 11, 12, 13% पे जा सकती है। और इसको लगता है कि आने वाले टाइम में वेरिएबल का मुझे बेनिफिट हो सकता है कि मैं वेरिएबल पे जाऊं। तो वो दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लेते हैं, वो कहते हैं कि जो भी अब ये कहता है कि मैं आपको जो है वो आप मुझे 1 करोड़ रुपया दें, लेकिन उसके अगेंस्ट मैं आपको जो है वो कॉस्ट जो है वो मैं यहाँ पे देखिएगा जी। पहले मुझे ये बताएं, यहाँ तक समझ आ गया? रेंडर 1 और रेंडर 2 ने जो जो कंपनी ए और कंपनी बी ने 1 करोड़ लिया, नोशनल अमाउंट क्या होगी, ठीक है, उनका रेट डिटरमिन हो गया, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद जो आगे वो शो कर रहा है नोशनल अमाउंट, जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि वो कितनी है, जिस प्राइस पे 1 करोड़ की जो है वो हमारे पास, 1 करोड़। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो अब इन दोनों के बीच क्या होगा कि वो चला गया है माइबर पे, माइबर प्लस 1% पे, और ये जो है वो 10% फिक्स पे चला गया है। अब दोनों ने इसकी ख्वाहिश ये थी कि ये चला जाए वेरिएबल पे, ठीक है। अब ये फिक्स से वेरिएबल पे जाना चाहता था, डिसाइड हो गया कि माइबर प्लस 1% पे अब चले जाए। अब ये वेरिएबल से फिक्स पे जाना चाहता था, इनके बीच डिसाइड हो गया कि 10% फिक्स पे आप जो है वो देंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच वेरिएबल वाला फिक्स पे चला गया और फिक्स वाला जो है वो वेरिएबल पे चला गया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये दोनों ने एक्सचेंज तो कर लिए, अपनी कॉस्ट जो है उसकी नेचर तो चेंज हो गई। क्या आने वाले टाइम में इनको बेनिफिट होता है, किस पार्टी को क्या बेनिफिट होता है, ये डिटरमिन होगा कि आने वाले टाइम में माइबर जो है फ्लोटिंग रेट है उसमें क्या चेंज आता है। उसमें जैसे ही चेंज आएगा तो उसकी बेस पे कॉस्ट डिटरमिन होगी ना। फिक्स वाले का तो हमें पता है कि 10% अगर इसे देना है तो इसका मतलब ये होगा कि 10% अगर ये देगा तो 1 करोड़ मतलब 10 लाख रुपए उसको देना ही देना है। 1 करोड़ पे 10% 10 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है, लेकिन इसकी कॉस्ट अभी जो है वो डिटरमिन नहीं हुई, वो डिटरमिन होगी जो भी माइबर का रेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि माइबर जो है वो आने वाले टाइम में अगर ये लोन 5 सालों के लिए है तो 5 सालों तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा इसी तरह। अगर 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए हम जो है वो सिर्फ 1 या 2 साल का इम्पैक्ट चेक करेंगे, बाकी इसी तरह वर्किंग रिपीट होगी, ठीक है। हम पहले साल या दूसरे साल का देखेंगे, बाकी अगले सालों में आपको करने की जरूरत नहीं है, वही आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा पहले और दूसरे साल में, ठीक है, कि किस पार्टी को कितना बेनिफिट होता है। अब लेट्स से कि ये डिफरेंट ईयर हैं, ये 0 से 1 तक, इसमें माइबर क्या रहता है, 1 से 2 ईयर में माइबर क्या रहता है, 2 से 3 में क्या रहता है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे कि पहले साल में माइबर इस टाइम पीरियड में कितना है और इस टाइम पीरियड में कितना है, इसकी बेस पे जो है वो हमारी सारी कॉस्ट जो है वो डिटरमिन होगी। लेट्स से फर्स्ट में 8% है और दूसरे में हम कहते हैं कि वो हमारे पास लेट्स से ये हमारा एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी बेस पे डिसाइड हुआ। स्वैप जो है एग्रीमेंट हमारा ये है, ठीक है, कि 10% ये और माइबर प्लस 1% पे ये आ गया। और फर्स्ट ईयर में जो माइबर है वो है 8%, ठीक हो गया जी। और इसी तरह सेकंड ईयर में अगर मैं कहूँ माइबर 10% है, तो मुझे अब इन दोनों ईयर्स, बाकी ईयर्स का रेट से मैं कहता हूँ डाटा अभी हम डिस्कस नहीं करते, हमें जो है वो फर्स्ट ईयर में
सेकंड ईयर में माइबर का रेट गिवन है। अब हम इम्पैक्ट चेक करेंगे कि किस पार्टी को बेनिफिट हुआ और किस पार्टी को लॉस हुआ। ठीक हो गया जी। अब उसके लिए हमें जो चीज अंडरस्टैंड करनी है वो हमें ये करनी है कि अब हमें पता लग गया 8% पे ये है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 8% रहा और दूसरे साल में जो है वो 10। हम पहले देखेंगे फर्स्ट ईयर में इम्पैक्ट क्या आता है, ठीक है। अब ए और बी जो है वो आपस में क्या कुछ एक्सचेंज करेंगे ये हमें पता लगेगा, ठीक है। ए बी को क्या देगा फर्स्ट ईयर के एंड पे, बी ए को क्या दे रहा होगा, ठीक है। उसको हम देख लेंगे कि फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट ईयर में कितना है, माइबर कितना है, 8%। जी बताइएगा मुझे। जी सर 8%। 8%। जी सर 8। अच्छा, अब माइबर अगर 8% है तो यहाँ पे 8 + 1 कितना हो गया, 9%। 9%। 9%, ठीक हो गया। अब कंपनी बी को कितना देना है, ए को 9%। 1 करोड़ का 9% कितना होता है, 9 लाख। जी बताइएगा, 1 करोड़ का 9% कितना हुआ, 8 + 1 है ना, 9 लाख। 9 लाख, सही है। और इसने कितना देना है, इसने तो 10% देना है। 1 करोड़ का 10% कितना हुआ, 10 लाख। 10 लाख हुआ ना। जी सर। अच्छा, अब कंपनी ए बी को कितना देगी, 10 लाख, ऐसे ही है ना। जी सर। बी ए को कितना देगी, 9 लाख। अगर इन दोनों का डिफरेंस हम पता लगा रहे हैं कि हम कहते हैं कि वही आपस में सेटल कर रहे हैं कि 9 लाख से कैंसिल आउट हो जाए, जो डिफरेंस हो वो पे करते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी ए ने बी को कितना देना है, 10 लाख, और बी ने ए को कितना देना है, 9 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ ए अगर बी को डिफरेंस अमाउंट जो है 1 लाख वो दे दे, ऐसा ही है ना। जी सर 1 लाख दो। हाँ, अब होगा क्या, ओके 10 मिनट इसमें फिर मैं लिंक देगा। ओके, ए बी को जो है वो 10 लाख देगा, हमें पता है कि 10% उसकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब माइबर जो है वो 8 + 1% है, तो ये बी ए को 9 लाख देगा, ठीक है। और 10 और 9 अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो ए बी को अगर 1 लाख दे दे तो मामला सेटल हो जाता है। तो बेनिफिट यहाँ पे किस पार्टी को हुआ, बी को हुआ सर। ठीक है। अब बेनिफिट देखें, ए जो है वो उसकी जो बी को बेनिफिट हो जाएगा 1 लाख से, सही है। अब ए बी को 1 लाख रुपया जो है वो पे करेगा, ठीक हो गया। ऑल राइट जी। अब अगर हम इसी केस को फर्दर देख रहे हैं दूसरे साल में मुझे बताइएगा, अगर माइबर 10% हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, इसने तो वही देना ना, ए ने बी को तो 10 लाख ही देना है, फिक्स है ना। तो फिर वो जीरो कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं, एक दूसरे को देंगे, 0-0 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सबर तो करो। ये बी, इसने जो देना है वो 10 + 1 देना है, तो 11 हो गया ना। इसको अब बी को, ए को जो देना है वो 11 लाख देना होगा, सही है। ए बी को जो देगा वो कितने हैं, 10 लाख। बी जो ए को देगा वो कितने होंगे, 11 लाख। अगर इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो 1 लाख बी ए को देगा सेकेंड ईयर में, ऐसे ही कुछ होगा, जी सर। ठीक है। तो हम इस बेस पे देखो डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। अब अगर हम एक्चुअल में देखें, अब ए और बी को जो है, ए ने बी को 1 लाख रुपए यहाँ पे दिया, दूसरे साल में मतलब जो 1 से 2 पे है, क्योंकि ये 10 लाख इसको पे करना ही करना है, इसको 10 + 1 11 लाख अब पे करना है। तो अब बी ए को देगा 1 लाख रुपया, ठीक हो गया जी। अब ये पहले साल में 1 लाख का बेनिफिट हो रहा है बी को और दूसरे साल में बेनिफिट हो रहा है ए को, चलिए। अब ये डिपेंड करेगा कि किस तरफ जो है वो माइबर या काइबर लाइबर का रेट जाता है, उसी बेस पे ये डिटरमिन होते हैं। तो एक चीज जो आपने बतानी होगी वो ये बतानी होगी, मैं आपको इसी तरह 2 साल दे दूंगा, तो पहले साल में आपको बताएंगे किसको बेनिफिट हुआ और दूसरे साल में किसको बेनिफिट हुआ, ठीक हो गया। अब इसको हम फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। थोड़ा सा एक्सटेंड करने से मुराद ये है कि आप किसी ना किसी एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में भी थे, ये तो आपने आपस में 1 लाख इसने इसको दे दिया,
इसने इसको दे दिया। लेकिन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका देखा जाए तो इस कंपनी ए का माइबर प्लस 2% था, वो इसका जो है वो 11% था। ठीक है, ऐसे ही था। अब अगर हम एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में जाएं तो एक्चुअल में कंपनी को पे क्या, कंपनी ए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं, कंपनी ए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कंपनी ए जो है वो क्या करेगी, 1 लाख कंपनी बी को पे करेगी। पहले टाइम साल में हमने कहा, यही कहा था ना, 1 लाख कंपनी बी को पे किया जाएगा। कंपनी ए 1 लाख पे करेगी कंपनी बी को। इसके अलावा कंपनी ए क्या पे करेगी, जो 8+2% उसको एक्चुअली लेंडर को देना है। कितना देना था, 8+2%, तो 10% उसको एक्चुअल में भी देना है जो उसने पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो 10 लाख उसको वहां पे भी देना होगा। पे करेगी 10 लाख टू लेंडर 1, जो लेंडर 1 से लोन लिया हुआ है। तो नेट जो पेमेंट है उसको जो करनी है वो 11 लाख की करनी होगी पहले साल में कंपनी ए को। ठीक है, कंपनी ए कितना पे करेगी, 11 लाख। 11 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ करोगे तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी 11% जो है पहले साल में कंपनी ए की कॉस्ट रहेगी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के इम्पैक्ट आने के बाद भी। ठीक हो गया जी। अब अगर हम देख रहे हैं कंपनी बी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बी को 1 लाख मिलेगा पहले साल। ठीक है, 1 लाख का उसको बेनिफिट हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। एक्चुअल में उसको कितना पे करना है, 11 लाख। 11 लाख उसको पे करना है, 1 लाख उसको बी ए से मिल गया, तो नेट पेमेंट उसको कितनी करनी है, 10 लाख की। ठीक है, अब नेट पेमेंट उसने करनी है, सॉरी नहीं 10 आएगा ना, 10 लाख आएगा। ठीक है, एक्चुअल में उसको जो है एक वहां से मिल जाएगा, 11 उसको पे करना था, 10 लाख की उसकी जो है वो कॉस्ट होगी। 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, तो 10% उसको पहले साल कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। इस डेरिवेटिव अकाउंट में जाने के बाद पहले साल कंपनी ए को 11% की कॉस्ट बेयर करना पड़ रही है, और कॉन्ट्रैक्ट में इस डेरिवेटिव स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद कंपनी बी को 10% की कॉस्ट बेयर करना पड़ रही है। ठीक है, अगर हम पहले देखें तो इसको जो है 11% पड़ रहा था, इसको 11 लाख पे करना था, लेकिन 10 लाख इसको पे करना पड़ रहा है, इसको 1 लाख का बेनिफिट हो गया। लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट में जाने की वजह से लॉस हो गया, ये 10 लाख पहले पे करता, लेकिन अब 1 लाख इसको एक्स्ट्रा पे करना है, इसको 11 लाख पे करना है। इसकी कॉस्ट दैट 10% से बढ़ के 11% होगी। तो इसमें ये भी होता है कि एक पार्टी को गेन होता है, दूसरी को प्रॉफिट हो सकता है, तो डिपेंड करेगा किसकी फेवर में जो है वो इंटरेस्ट रेट मूव कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये हो गया पहले साल में इम्पैक्ट। जी यहाँ तक मुझे बताएं, समझ आ गया? सर वो दूसरे साल में जो हुआ है वो समझ में नहीं आया। देखो दूसरे साल में इंटरेस्ट रेट कितना, माइबर कितना है, 10%। जी सर 10%। जब 10 होगा तो 10+1 हो जाएगी ना इसकी कॉस्ट। तो जी 11%। कंपनी बी को 11 लाख और कंपनी ए को 10 लाख। तो फायदा किसको हुआ, कंपनी ए को कम देने पड़ेंगे, कंपनी बी को 11 लाख देने हैं, कंपनी ए को 10 लाख, तो 1 लाख इसको एक्स्ट्रा देना है। तो बी ए को 1 लाख पे करेगा। सही है, बी ने ए को 1 लाख पे करा, यही हमने बात करी। सही है, 10 लाख इसकी अच्छा। कॉस्ट, 11 लाख इसकी कॉस्ट, डिफरेंस 1 लाख, बी की कॉस्ट ज्यादा थी, बी 1 लाख पे कर देगा ए को। ठीक है, तो पहले साल में हमने नेट इम्पैक्ट यहाँ पे चेक कर लिया, नेट पेमेंट कितने की करनी पड़ेगी वो हमने जो भी बेनिफिट या लॉस हुआ उसको एडजस्ट करके यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी तरह जो है आप जो है सेकंड ईयर का इम्पैक्ट बता सकते हो कि सेकंड ईयर पे ए को क्या मिलेगा, बी को क्या मिलेगा। आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे ए और बी का जो बेनिफिट हुआ होगा जहाँ पे भी, वो उसमें प्लस या माइनस हो जाएगा। अब सेकंड ईयर में आप 1 लाख जो है वो बी को मिलेगा। बी ने 1 लाख ए को पे करना है। ए पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 लाख गेट करा उसने, उसको मिला। ठीक है, और पे उसको क्या करना है, एक्चुअल में जो पेमेंट करेगा वो उसको 10+2%। अब माइबर इंक्रीज कर गया है, तो कंपनी ए की एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 12% है। 12 लाख उसको पे करना था, लेकिन 1 लाख उसको वहां से मिल गया, तो 11 लाख अब उसको पे करना है। 11 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, 11% आपको उसको दूसरे साल में पे करना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, वी हैव सम हेड। ओके जी, यहाँ तक मुझे बताइएगा, समझ आ गया आप लोगों को?
जी सर समझ में आ रहा है। तो ये इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इसी क्वेश्चन को बेसिक प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोबारा, ठीक है। जस्ट अगर चेंज भी हुई तो अमाउंट होगी, कॉन्सेप्ट सेम इसी तरह होंगे, ठीक है। अब एक लास्ट जो है वो लिंक में भेजूंगा आप लोगों को, जिसमें मैं पूरा सिलेबस एक दफा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। जितनी भी चीजें मैंने करवानी थी वो मैंने करवा दी हैं। अब जस्ट मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से तैयारी करें और क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, ठीक है जी। ओके सर। ओके फाइन। मैं आपको लिंक दोबारा भेजता हूँ। ये वाला लिंक जो है वो अभी एक्सपायर हो जाएगा मेरे ख्याल से। जस्ट 40 मिनट टाइम, जस्ट 1 मिनट लेफ्ट, ठीक है। अब लास्ट ये हमारी जो है 20-30 मिनट की क्लास होगी। इसमें जो है हम वाइंड अप कर लेंगे। जो जो चीजें मैंने बता दी हैं, कुछ हम और चीजें मैं बता देता हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सर थोड़ी देर बाद लाइट चली जाएगी, अटेंडेंस लगा देना मेरी। जो आए हैं उनकी अटेंडेंस हो गई। थैंक यू सर। जी मैं लिंक दोबारा भेजता हूँ।